हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय संविधान वाली सीरीज में। दोस्तों, आज का सेशन हमारा होने जा रहा है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही चल रहा है दोस्तों, अभी भारतीय संविधान के निर्माण पर, है ना। तो भारतीय संविधान के निर्माण की इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हमें विशेष करके बात करना है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों पर कि कौन कौन से स्रोतों, किन किन स्रोतों के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण माना जाता है या हुआ है। ठीक है ना। तो दोस्तों एक एक करके सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं कई बार, तो डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। छोटा सा सेशन होगा आज का, ज्यादा लेंथी नहीं होगा। ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट चल रही है, अभी सेकंड टॉपिक चल रहा है। क्लियर है। तो दोस्तों चलिए ये जान लीजिए एक बार आपकी आज के इस टॉपिक में हमें इन तीन बिंदुओं पर फोकस करना है। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण की चर्चा करेंगे, उसके बाद भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत जिनके माध्यम से या जिनकी सहायता से संविधान का निर्माण हो पाया, उन स्रोतों पर बात चर्चा करेंगे। लास्ट में दोस्तों निष्कर्षों पर चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके भारतीय संविधान का निर्माण। तो इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत कम मैटर लेकर आया हूं, है ना। ये सिर्फ 4 लाइन है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप कंटिन्यूअसली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, भारतीय संविधान के लेक्चर नंबर 1 से अगर आप देखते आ रहे हैं, तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण वाले इस स्लाइड में इतना कम मैटर क्यों है। क्योंकि इससे तुरंत पहले वाली जो सेशन था, लेक्चर नंबर 4 था, उस लेक्चर में दोस्तों हमने संविधान सभा के निर्माण की बात की थी। और जब संविधान सभा के निर्माण की बात की थी तो हमने वहां देखा था कि संविधान सभा ने किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के तहत संविधान का निर्माण किया था। तो हमारे इस स्लाइड का आंसर आपको संविधान सभा के निर्माण वाली स्लाइड में भी मिल जाता है। अगर सीरीज वाइज देख रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो आप सभी भली भांति रूप से जानते हैं कि संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय विद्वानों ने या कहें कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न प्रतिनिधि शामिल होने थे। विभिन्न प्रतिनिधि मतलब इन प्रतिनिधियों में भी 2 प्रकार के प्रतिनिधि शामिल थे। एक प्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर के आएंगे, पूरे भारत से हर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा, निर्वाचित होकर आएगा। और कुछ प्रतिनिधि दोस्तों इसमें ऐसे शामिल थे जो कि रियासतों से आने थे और इनका निर्वाचन नहीं होना था, बल्कि ये मनोनीत होकर आएंगे। जिस रियासत का राजा जिस व्यक्ति को मनोनीत कर देगा संविधान सभा में शामिल होने के लिए, वही व्यक्ति आकर के इस सभा में शामिल होगा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस सभा का दोस्तों एक व्यवस्थित फॉर्मेट में इसका गठन किया गया था, व्यवस्थित रूप से इसका गठन किया गया था, और इसी सभा को हम संविधान सभा कहते हैं या संविधान निर्मात्री सभा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ ना। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान को एक संविधान द्वारा सुनियोजित तरीके से और व्यवस्थित रूप से बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग विशेष ने या एक सांप्रदायिक आधार पर किसी एक धर्म विशेष के लोगों ने या कुछ धनी वर्ग के लोगों ने ये इस प्रकार से बनाया हो, ऐसा नहीं, बल्कि इसमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे, सभी प्रकार के सदस्य शामिल थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वैसे हम देखिए दोस्तों, इसको फटाफट फिनिश क्यों किया मैंने, क्योंकि इस पर हम इससे पहले वाले सेशन में बहुत ज्यादा समय दे चुके थे संविधान निर्माण पर, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेंगे, तो संविधान निर्माण की पूरी प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर है। तो हमारा जो एक्चुअल मैटर है आज के सेशन का दोस्तों, वो एक्चुअल मैटर है संविधान निर्माण के जो स्रोत है। अब स्रोतों का मतलब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं, प्लीज वो बोर ना हो, लेकिन जिन स्टूडेंटों को पता नहीं है मैं उनको थोड़ा सा बता दूं। संविधान के मुख्य स्रोत, तो स्रोत का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्रोत का मतलब होता है कि वो तत्व या वो आधार जिनसे संविधान का निर्माण हुआ है ना, वो स्रोत जिनसे संविधान का निर्माण हुआ। एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों के लिए एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आपकी आज स्टडी चल पा रही है ना, स्टडी चल पा रही, आप सक्सेसफुली, आप व्यवस्थित तरीके से आप अपना अध्ययन निरंतर रख पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं, और जो ये क्यों है ना, किनके माध्यम से कर पा रहे हैं? तो जिनका जो ये मैंने माध्यम शब्द इस्तेमाल किया है ना, यही आपके स्रोत है, आपके अध्ययन के स्रोत हैं। पिताजी का खर्चा, है ना, पिताजी आपको इसके लिए खर्च प्रोवाइड करते हैं, खर्च देते हैं, तो एक आपके पिताजी इसके स्रोत हो गए, है ना। इस प्रकार से अगर आप मेरे पास आकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप शिक्षा ले रहे हैं मुझसे, तो एक सोर्स मैं आपके लिए हो गया एज अ टीचर, एज अ जो है कुछ भी गाइडेंस, कुछ भी समझ लीजिए, है ना। इसी प्रकार से आपका कॉलेज, तो ये विभिन्न स्रोत हो गए आपके। तो इसी प्रकार से इन सभी के मिलने के बाद ही जो है आपका अध्ययन कंटिन्यू चल पा रहा है ना। तो इसी प्रकार से ऐसे ही कुछ स्रोत संविधान के भी थे।
जिनके सबके मिलने से संविधान का निर्माण हुआ। तो उन्हीं स्रोतों पर हम विशेष करके चर्चा करने वाले हैं, है ना। हमारा जो पूरा टॉपिक है आज का, वो जो क्लास है, ये पूरी की पूरी दोस्तों इन स्रोतों पर ही आधारित है ना। इन 7 स्रोतों की हमें चर्चा करनी है। बेसिकली मैं थोड़ा सा यहीं पर आपको बता दूं ताकि अंदर समझने में प्रॉब्लम ना आए। समझिए, सबसे पहला जो आधार है, सबसे पहला जो स्रोत है वो है मूल दस्तावेज, भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। मूल दस्तावेज इन द सेंस ये कि जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान बना करके तैयार किया था, है ना, जब संविधान सभा ने संविधान तैयार किया था लास्ट टाइम बना करके, है ना, तो उस समय उस संविधान का रूप क्या था, उसको हम बोल रहे हैं मूल दस्तावेज। जैसे कि दोस्तों जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय एग्जैक्टली 395 अनुच्छेद थे हमारे संविधान में, है ना, और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में अब संविधान का रूप बदल चुका है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। तो कई 100 से भी ज्यादा संशोधन हुए हैं। इस कारण से जो है संविधान का रूप अब काफी बदल गया है, क्योंकि 400-450 से भी ज्यादा अनुच्छेद आ चुके हैं, है ना, 12 अनुसूचियां हो चुकी है। उसी प्रकार से जो है दोस्तों भाग की अगर बात करें तो लगभग 25 भाग हो चुके हैं संविधान के। तो संविधान का रूप बदल चुका है। लेकिन जो मूल दस्तावेज की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मूल दस्तावेज का मतलब क्या हो जाता है कि जब संविधान सभा ने जिस रूप में उसको बनाया था, क्लियर है, मूल दस्तावेज या मूल संविधान एक ही है। तो एक सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारे संविधान का, एक तो मूल दस्तावेज ही है हमारा, है ना। अगला है संविधान सभा में जो वाद विवाद हुए थे, क्योंकि देखिए संविधान इतना शानदार बनकर के, इतना इफेक्टिव संविधान बनकर के तैयार हुआ, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। क्या कारण था दोस्तों? संविधान सभा में जो अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि, अलग अलग क्षेत्रों से आने के कारण उनके अलग अलग विचार भी अलग अलग हुआ करते थे, साथ ही साथ में उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हुआ करती थी। तो इस सोच के देखिए एक बार कि उस संविधान सभा में अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग धर्मों के आ रहे हैं, अलग अलग जातियों से आ रहे हैं, अलग अलग विचारों वाले आ रहे हैं। तो अलग इतनी विविधता होते हुए भी इन्होंने सबने मिलकर के एक संविधान प्रस्तुत किया, एक संविधान बनाया। सोचिए दोस्तों, आज 10 से 12 सदस्यों के परिवार को मेंटेन करना लोगों के लिए कितना मुश्किल होता, लेकिन आज सोचिए करोड़ों की जनसंख्या वाले देश को एक संविधान मात्र इसको पूरे देश को मेंटेन कर रहा है। तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक होगी ये संविधान नाम की जो पुस्तक, कितनी महत्वपूर्ण होगी। इसमें बनाने मतलब कि इसको अगर पूरा डीपली समझेंगे ना, गहराई में अगर समझेंगे, सोचेंगे, तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि जब कभी भी दोस्तों 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं अलग अलग विचारों वाले, तो वहां पर उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट होती है ना, तो वो आर्ग्यूमेंट किसी को समझ भी नहीं आती है ना। और वो ये मतलब 4 लोग आपस में सहमत नहीं हो पाते हैं एक मुद्दे को लेकर के। तो सोचिए यहाँ पर दोस्तों 200 से ज्यादा सदस्य थे संविधान सभा में, तो वो लोग भी अलग अलग विचारों के थे, वो कैसे सहमत हुए होंगे, सोचिए आप लोग, है ना। तो इस जब सहमति के लिए जब कोई भी एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता होगा, एक प्रस्ताव आता होगा संविधान सभा में, उस प्रस्ताव पर सोचिए कितनी चर्चाएं होती होगी, कितने लोग उस प्रस्ताव का विरोध करते होंगे, कितने एक्सेप्ट करते होंगे, कितने जो है शांत रहते अलग। तो सोचिए अब उसमें, है ना, अब इतना वाद विवाद हुआ, उस वाद विवाद होने के बाद में दोस्तों उसको, और जरूरी था संविधान सभा की एक विशेषता ऐसा नहीं है कि वो बहुमत से पास करवा लिया जाए। जैसे कोई भी वहां पर प्रस्ताव आया संविधान बनाने के लिए, तो ये नहीं था कि वहां बस उस प्रस्ताव को बहुमत से पास करवा लो, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। वहां संविधान सभा में उपस्थित सभी लोगों की रजामंदी आवश्यक थी, सहमति आवश्यक थी, तब जाकर के संविधान बनकर तैयार हुआ। तो संविधान सभा में जो वाद विवाद चले वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर संविधान सभा में इतने वाद विवाद नहीं हुए होते तो संभवतः इतना इफेक्टिव संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ होता। अगला है दोस्तों पुराने संवैधानिक अधिनियम। तो भाई जब से ब्रिटिश सरकार आई भारत में, वो ब्रिटिश सरकार भी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और जैसे ही वो भारत का प्रशासन अपने हाथों में लेती है, तो विभिन्न प्रकार के अधिनियम लागू करती है भारत में, है ना। तो वो अधिनियम जो लागू करती भारत में, अब भले ही वो ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, लेकिन दोस्तों वो जो अधिनियम थे वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बने हुए थे। भारतीय परिस्थिति, भारत के जो परिस्थितियां थी, भारत की बोलिए भारतीय समाज की जो परिस्थितियां थी, उनको देखकर के वो अधिनियम बनाए गए थे। तो इसलिए वो अधिनियम विदेशी होते हुए भी स्वदेशी का रूप धारण कर लिया उन अधिनियमों ने। तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो अधिनियम लाए गए थे, है ना, तब से लेकर के वो जो सारे अधिनियम थे दोस्तों, वो उन अधिनियमों ने भी काफी ज्यादा मदद की भारतीय संविधान को तैयार करने में। इसके अलावा अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश, तो जो भी भारतीय संसद के द्वारा जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं वो सारे अधिनियम संविधान में
ऐड हो जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से संविधान का भी विस्तार होता चला गया। तो वो अधिनियम जो कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा बनाए गए थे या कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिए गए थे वो सब के सब भी दोस्तों यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं स्रोतों के रूप में। ठीक है ना। संवैधानिक संशोधन, तो विधायिका के द्वारा जितने भी संवैधानिक संशोधन किए गए हैं वो भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो भी स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य संविधान, विश्व के जो अन्य संविधान है उनसे भी हमने कुछ प्रमुख बातों को लिया जो हमारे काम की थी, जो हमारे परिस्थितियों में सटीक बैठती थी, या फिर हमारे काम की मान लो कि कहीं से हमने कुछ लिया, किसी अन्य संविधान से कोई विशेषता ली वहां की और लेकर के उसे हमने हमारी परिस्थितियों के आधार पर उसको मॉडिफाई करके फिर संविधान में जगह दी, हमने फिर संविधान में स्थान दिया। ठीक है ना। और इसके अलावा 7वें नंबर पे न्यायिक निर्णय। क्या होते हैं न्यायिक निर्णय दोस्तों? हमारी न्यायपालिका के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहिए या फिर उच्च न्यायालय के दीजिए, इन दोनों के माध्यम से ही दोस्तों जो निर्णय दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं, उनके माध्यम से भी हमारे संविधान का रूप जो है उसका संविधान का आकार में वृद्धि हुई है। तो इस कारण से इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो ये 7 स्रोत हम देख रहे हैं, सातों के सातों संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब एक एक करके इन स्रोतों को हम थोड़ा सा समझ ले, यहीं पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज का। ठीक है ना। काफी सारी बातें अब तक के इस में समझ आ चुकी होगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा जो है डिटेल, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए आंसर राइटिंग करते वक्त, तो उसके लिए मैं कुछ मैटर आपको लिए भी लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज की अगर बात कर रहे हैं, संविधान के मूल दस्तावेज की, तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही बताया, एक मिनट पेन का कलर चेंज करें, संविधान का मूल दस्तावेज है ना। तो संविधान निर्माता सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो एक लिखित आलेख है, मतलब कि लिखित में एक पुस्तक के रूप में है ना। इसमें जो मूल दस्तावेज था हमारा, जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, फाइनली जो बनकर तैयार हुआ था संविधान हमारा, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, वहीं पर 22 भागों में थे दोस्तों, है ना। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी जो कि 22 भागों में बटे हुए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम वर्तमान की बात करें तो 470, दोस्तों ये जो डाटा है ये एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा आप लोग जो चेकआउट कर लीजिएगा इसका, है ना। 470, या फिर अगर मान लीजिए अगर आप चेक नहीं भी करते हैं तो ये 470 के आगे लगभग लगा दीजिएगा। ठीक है ना। तो 470 तो मैक्सिमम तो हम यही बोलेंगे कि 450 से अधिक, वैसे 470 एग्जैक्टली डाटा है, अनुच्छेद हो चुके संविधान में। अब इसके पीछे का भी एक कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को, जरा पहले इसको कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग संविधान में, है ना। 22 से बढ़कर 25 भाग हो चुके हैं, और अनुसूचियां जो पहले 8 थी मूल संविधान में वो अब 12 हो चुकी है। तो इस प्रकार से संविधान का स्वरूप भी दोस्तों बदला है, इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। और स्वरूप की दृष्टि से अगर दोस्तों भारतीय संविधान को देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान इस भारतीय संविधान को माना जा सकता है। अब दोस्तों देखिए यहां अनुच्छेद की जहां तक बात है, एक बात दिमाग में याद रखिएगा आप लोग, जब मूल संविधान था हमारा, मूल दस्तावेज जो था, इसमें भी हमारे जो अनुच्छेद थे दोस्तों, अनुच्छेद जो थे ये 395 थे। ठीक है ना। और बेसिकली आज भी वर्तमान में भी अनुच्छेद 395 ही है, याद रखिएगा इस बात को, 395 ही है। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन उठा होगा तो सर फिर आपने ये 470 क्यों बताए वर्तमान में? वो दोस्तों मैंने इसलिए बताए हैं कि जिस प्रकार से संविधान लिखा गया था, जिसमें मान लेते हैं कि अनुच्छेद 1 की बात हो रही है, अनुच्छेद 1 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 1 है। अब इस एक अनुच्छेद में राज्य का वर्णन किया गया है, सरकार का वर्णन किया गया है, राज्य क्षेत्र का वर्णन है अनुच्छेद 1 में। तो राज्य से संबंधित कोई और मैटर आगे संविधान विधायिका को संविधान संशोधन करना हुआ तो उसने जो है कुछ भी ऐड किया, तो यहां पर 395 के बाद में 396, 397 इस प्रकार से अनुच्छेद नहीं बढ़ाए, बल्कि उसने क्या किया कि जो अनुच्छेद 1 था इसमें पॉइंट लगा करके और आ लिख दिया, है ना। तो अब क्या हो गया, अनुच्छेद 1A या अनुच्छेद 1 सब, है ना। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 1 हो गया, है ना। तो एक उसके बाद में इसको अंदर ब्रैकेट में 2 करते गए, 3 करते गए, ABCD डालते गए। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका विस्तार जो किया गया है वो आंतरिक रूप से किया गया है, 395 से आगे नहीं बढ़े। इसीलिए मैंने कहा है
कि अगर हम अनुच्छेदों को अगर आ बा शा इन में भी अगर काउंट करेंगे तो 470 के समथिंग हो जाते हैं, अन्यथा वास्तविक रूप से आज भी आर्टिकल संविधान में 395 ही है। क्लियर है? चलिए अगला जो स्रोत था दोस्तों वो है संविधान सभा के वाद विवाद। तो संविधान सभा में देखिए, संविधान सभा के वाद विवाद प्रतिवेदन के अध्ययन से संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और इच्छाओं का बोध होता है। जब हम संविधान सभा के वाद विवादों का जो प्रतिवेदन है, जब हम उसको पढ़ते हैं या उसको जानते हैं तो उससे हमें यह समझ आती है कि संविधान निर्माताओं की इच्छाएं क्या थी, संविधान बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, है ना, किस उद्देश्य को लेकर के संविधान का निर्माण करना चाहते थे। तो संविधान सभा की कार्यवाही और वाद विवाद काफी विस्तृत है, काफी विस्तृत है। क्लियर? अगला है नेक्स्ट है पुराने संवैधानिक अधिनियम। तो दोस्तों हमारे संविधान पर संवैधानिक अधिनियम जैसे कि जो पुराने अधिनियम रहे हैं, जिससे जो ब्रिटिश सरकार के समय में लाए गए थे, उन अधिनियमों की अगर चर्चा करें दोस्तों तो उनमें विभिन्न जितने भी अधिनियम थे उनमें से अधिकतम अधिनियम दोस्तों हमारे संविधान को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे कि 1858 का अधिनियम है ना, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम। तो ये कुछ प्रमुख अधिनियम ऐसे हैं जिनसे अधिकतम डेटा, अधिकतम मैटर जो है भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया था, भारतीय संविधान में लिया गया था। और इन सभी अधिनियमों में से एक अधिनियम ऐसा है जिसमें से दोस्तों लगभग सारे अधिनियम भारतीय संविधान में ले लिए गए थे। मतलब 200 से ज्यादा अधिनियम 1935 के अधिनियम से आए थे। 1935 के अधिनियम से 200 से भी ज्यादा नियम या 200 से भी ज्यादा अधिनियम जो थे दोस्तों, इसके जो रूल्स वगैरह थे, अनुच्छेद थे, वो सबके सब संविधान में एज इट इज रख लिए गए थे, है ना। बस इस बात को हमेशा याद रखना, है ना, कहीं पर दिमाग में ऐसा नहीं चलना चाहिए कि हमने संविधान में जो है जो अंग्रेजों ने जो हमारे लिए लागू किए थे वो सब ऐसे कैसे उठा के रख दिए। दोस्तों जो हमारे लिए आवश्यक थे हमने उसी को रखा है। और इस बात को कभी मत भूलिए इस दौर में कि संविधान भले ही जो अधिनियम आए थे ब्रिटिश सरकार के दौरान, उस समय में भले ही वो ब्रिटेन ने बनाकर भेजे थे या कंपनी के द्वारा आए थे, लेकिन वो कंप्लीटली जो अधिनियम थे वो भारत के लिए आए थे, भारतीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए ही बनाए गए थे उन्हें, है ना। इसलिए हम उनको उचित ठहरा सकते हैं। क्लियर है? तो संविधान में अनेक बातें इन्हीं अधिनियमों से ली गई है। वास्तव में भारत संविधान का एक बड़ा अंश 1935 के अधिनियम से लिया गया था। आई होप ये मैटर यहां तक का क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट है अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश। अब थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करें। अध्यादेश क्या होते हैं, नियम विनियम क्या होते हैं। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है? देखिए एक अधिनियम होता है जिसे संसद के द्वारा पास किया जाता है ना। लेकिन अब ये सोचिए कि अगर संसद ही जो है संसद भंग हो जाए या चुनाव का वक्त है, संसद सरकार कार्य नहीं कर रही है ना, संसद भंग हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में लेकिन अब देश के लिए आवश्यक है, कोई अधिनियम का आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई है कि जब संसद कार्य ना करे, संसद भंग हो जाए, तो उस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति को ये जो है अधिकार होगा कि वो एक अध्यादेश के रूप में कानून लागू कर सके देश में, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिनियम की तरह ही एक कानून को लागू करना ही जो है यहाँ पर अध्यादेश कहलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। बस विशेषकर ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये कुछ समय के लिए होता है, जब जैसे संसद कार्य में आती है, संसद है ना वापस से निर्वाचित होकर के जब सरकार बनाती है वो, तो उसके बाद में कुछ समय का लिमिट दी गई है, उस समय के अंदर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा ये अध्यादेश अपने आप समाप्त भी हो जाता है। तो इसकी कहानी अलग है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा, अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल एक अधिनियम की तरह ही, मतलब एक कानून जो राज्य पर लागू किया जाता है उसी को हम अध्यादेश मानते हैं। इन अध्यादेशों के माध्यम से भी और नियम विनियम या जो आदेश दिए जाते हैं कार्यपालिका के माध्यम से जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों के माध्यम से भी संविधान का विस्तार हुआ है। तो संविधान के मूल आलेख के अलावा, मूल आलेख का मतलब हो जाता है
मूल दस्तावेज संविधान के मूल दस्तावेज के अलावा अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश, ये भी हमारे जो है संविधान के कानूनी तत्व है, ठीक है ना। और केंद्रीय संसद ने अनेक कानून बनाए हैं, केंद्रीय संसद ने कई कानून बनाए जो संविधान के अभिन्न भाग बन चुके हैं। क्लियर है। तो अधिकांश नियम, आदेश तथा विभिन्न प्रकार के अध्यादेश केंद्रीय और राज्य की कार्यपालिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन। तो दोस्तों समय समय पर जो संशोधन हुए संविधान में, उन संशोधनों ने भी संविधान के स्वरूप में बदलाव किया है या संविधान के आकार में वृद्धि की है। 1950 से लेकर के जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर के दोस्तों अब तक की अगर बात करें तो 100 से भी ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। वे सब भारतीय संविधान के अब अभिन्न स्रोत बन चुके हैं। इन संवैधानिक संशोधनों से संविधान की बुनियादी धारणा और स्वरूप में भी काफी अंतर आया है, काफी अंतर देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मूल स्वरूप था हमारे संविधान का, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन समय की परिस्थितियों के अनुसार सरकार ने मतलब विधायिका ने कई संशोधन किए हैं, बदलाव किए हैं संविधान में, और 100 से भी ज्यादा बार बदलाव कर चुकी है विधायिका अभी तक संविधान में। तो इन बदलावों के कारण जो नए नए नियम जुड़े हैं संविधान में, उन सभी नियमों के कारण अब संविधान का रूप अब बदल चुका है, उसकी धारणा में भी काफी परिवर्तन आया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व के अन्य संविधानों से लिया गया मैटर, जैसे कि जिसके कारण से भारतीय संविधान को उधार का थैला बोला जाता है, उधार का थैला है ना। कुछ आलोचक बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार का थैला है। क्यों? क्योंकि विश्व के संविधानों से लिए विश्व के जो अन्य संविधान है उन संविधानों से जो विशेषताएं थी उनकी उठा करके भारतीय संविधान में डाल दी है, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया, इस कारण से उसको उधार का थैला कहा है। लेकिन ये आलोचना सटीक नहीं है, ये आलोचना सही नहीं है। हमने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को, लगभग 60 से भी ज्यादा संविधानों का अध्ययन किया संविधान सभा ने। उसके बाद उनमें जो विशेषताएं पाई गई जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो, ऐसी ही विशेषताओं को हमने एक्सेप्ट किया और लेने के बाद भी उनमें हमारी परिस्थितियों के अनुसार उनमें भी बदलाव करने के बाद उनको एक्सेप्ट किया, एज इट इज नहीं रखा है ना। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान को व्यवहारिक और उत्तम संविधान बनाने के प्रयास में विश्व के कई प्रमुख संविधानों का गहन अध्ययन किया, उनसे अच्छी और सकारात्मक बातें जो थी उनको ग्रहण करके भारतीय संविधान का निर्माण किया है, जिसके कारण कई लोग जो आलोचना की भूमिका निभाते हैं, आलोचकों की भूमिका निभाते हैं, वो इसे भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं। ठीक है ना। अब कौन से देश से हमने क्या क्या लिया, तो शॉर्ट में खाली थोड़ा सा मैटर लाया हूं, उसको याद रख लीजिएगा। जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, उसमें जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से सभी मिलकर के, कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो विशेषता थी ब्रिटिश संविधान की वो हमने ली। ठीक है ना। और जिस प्रकार से ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वो एक नाम मात्र का सम्राट होता है, इसी प्रकार से हमारे यहां पर भी ऐसी ही व्यवस्था है। यहां पर हम सम्राट को राष्ट्रपति बोलते हैं, है ना। और राष्ट्रपति भी दोस्तों यहां पर उनके पास भी नाम मात्र की ही शक्ति होती है, मतलब औपचारिक प्रधान मात्र होता है, औपचारिक प्रधान मात्र। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि कुछ राज्यों से मिलकर बनने वाला शासन, है ना। तो ये संघात्मक शासन। लेकिन अब यहां पर देखिए अमेरिका के संविधान से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को तो लिया, लेकिन हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंजेस किए। कैसे? अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या विशेषता है कि वहां पर उन राज्यों के द्वारा मिलकर के उनकी संधि के माध्यम से संघ बना है, केंद्र बना है ना। मतलब ये कि वहां के जो राज्य है वो जब चाहे तब इनसे स्वतंत्र हो सकते हैं, केंद्र से स्वतंत्र हो सकते। हालांकि कुछ परिवर्तन होने के बाद में अब नहीं हो पाते, लेकिन उनका संविधान की जो बनावट थी प्रारंभिक या मूल संविधान की वो कुछ इस प्रकार की थी। तो वहां पर राज्य जब चाहे तब उस केंद्र से अलग हो सकते थे। लेकिन भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन कुछ बदलाव करने को, कुछ बदलाव में क्या किया दोस्तों कि भारत के राज्य चाहकर भी केंद्र सरकार से, मतलब केंद्र से अलग नहीं हो सकते, है ना। केंद्र से अलग नहीं हो सकते, बल्कि केंद्र चाहे तो राज्य को समाप्त करके और अन्य राज्य में उसका बंटवारा कर सकती है।
याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मॉडिफाई किया हमने उन विशेषताओं को, ठीक है ना। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट से कहां से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। कुछ चेंजेस किया हमने अपने अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय की धारणा, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी न्यायपालिका है उसकी धारणा भी हमने वहीं से ली है। संविधान में संविधान का जो वाचन करने की जो पावर हमने सर्वोच्च न्यायालय को दी हुई है ना, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं। क्लियर है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र वाले शब्दों को लिया, जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना विद्यमान है। उसी प्रकार से कनाडा के संविधान से हमने दोस्तों शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने की जो विशेषता थी उसको लिया है। मतलब संघ और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था, बांटना था शक्ति, उसके लिए हमने वहां से जो है दोस्तों इन सूचियों को, 2 सूचियों को एक्सेप्ट किया था, केंद्र सूची और राज्य सूची। मतलब केंद्र सूची में वो प्रावधान है जिस पर केंद्र सरकार जो है अधिनियम बना सकती है, और राज्य सूची में उन अधिनियमों का या कहें कि उन प्रावधानों का वर्णन है जिन पर जो है राज्य सरकार अपना कानून बना सकती थी। इसी प्रकार दोस्तों हमें कुछ आवश्यकता हुई एक अनुसूची की ओर, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली, समवर्ती सूची की भावना। समवर्ती सूची की भावना, समवर्ती सूची में दोस्तों जो मैटर छूट गया है केंद्र और राज्य का, वो दोनों ही समवर्ती सूची पर अधिनियम बना सकते हैं। इसके अलावा आयरिश संविधान से हमने डीपीएसपी को लिया, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। क्लियर है। तो इस प्रकार से विभिन्न संविधानों से जो प्रमुख संविधान है, वैसे तो और भी बहुत सारे संविधान जहां से हमने कुछ कुछ बातों को उठाया है संविधान के लिए, लेकिन जो कुछ प्रमुख संविधान है उनकी चर्चा मैंने आप लोग के लिए कर दी है। आपके जो डेटा है दोस्तों, डेटा के लिए पर्याप्त है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट पर हम जो बात करें दोस्तों, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय की चर्चा करें तो भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत न्यायिक निर्णय भी है। न्यायिक निर्णय का मतलब होता है कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर जो निर्णय दिए हैं, वो निर्णय भी आज संविधान का भाग बन चुके हैं। याद रखिएगा, वो न्यायिक निर्णय भी संविधान में स्थान ले चुके हैं। न्यायाधीशों के जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय तब तक स्थायी होते हैं जब तक कि स्वयं न्यायपालिका या वही जो न्यायाधीश है वो अपने ही निर्णय को फिर से बदल ना दे, है ना, तब तक ही प्रभावी रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के जो न्यायाधीश है, इनके द्वारा दिए जाने वाले जो न्यायिक निर्णय होते हैं, ये निर्णय भी हमारे संविधान के मुख्य स्रोत बन चुके हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लास्ट में निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में अभी तक हमने जो देखा संविधान के निर्माण और विभिन्न प्रकार के स्रोत, उसमें उसके माध्यम से दोस्तों हम देखिए इतना तो समझ सकते हैं कि संविधान सभा को भी आप उठा लीजिए। इसी में संविधान सभा को भी आपने पढ़ा है, संविधान सभा के निर्माण को। तो अब देखिए कि संविधान सभा जब निर्वाचित हुई थी, तो जो संविधान निर्माता थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाएंगे या बहुत ज्यादा विशेष संविधान बनाएंगे। अरे उस समय हमारी परिस्थिति इस प्रकार की थी कि बस कैसा भी हो एक ऐसा संविधान बन जाए कि हमारा काम चल जाए, है ना। एक अच्छा संविधान जो कि भारतीय सभी जनसंख्या को एक साथ, जो 40 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी उस समय, उन सबको एक साथ लेके चल दे, और किसी के बीच में कोई ज्यादा तनाव ना हो, ज्यादा कोई संघर्ष ना हो, और भारत जो है अपना विकास कर पाए। एक काम चलाओ संविधान बनाने की इच्छा थी इनकी। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था की गई थी संविधान सभा की, उस संविधान सभा के सटीक रूप से बनने के कारण दोस्तों एक ऐसा दस्तावेज बनकर के तैयार हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाने लगा, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित करने वाला संविधान बनकर तैयार हुआ। याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संचालन करने वाला संविधान छोटा मोटा नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी विशेषता है इसके अंदर। संविधान को डिटेल में पढ़ोगे तब आपको उसकी विशेषताएं समझ आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सच है कि हमारे संविधान में जो है कई प्रावधान जो है अन्य अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं, है ना। और इसी के साथ में भारतीय इतिहास और संस्कृति की झलक भी जो है बहुत कम दिखाई देती है संविधान पर, लेकिन फिर भी जो हमारे लिए आवश्यक था, जिसे गांधीवादी विचार आवश्यक थे, भारत के लिए भारत की भारतीयता आवश्यक थी, भारतीय संस्कृति आवश्यक थी, तो ये भावनाएं हमारे संविधान में परिलक्षित होती है, दिखती है, नजर आती है ना। तो विदेशी संविधानों की व्यवस्थाओं को अपनाने के बाद भी जो है संविधान बहुत हद तक भारतीय बन चुका है। विदेशी व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन उसमें हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनमें चेंजेस करके और भारतीयता लाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन आलोचकों ने, जो आलोचक भारतीय संविधान की ये कहकर के आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, वो एक अधूरे ज्ञान पर की गई आलोचना है, भारतीय संविधान के अधूरे ज्ञान पर की गई आलोचना है। जिसने भी इस प्रकार की आलोचना की है उसे संभवतः भारतीय संविधान का पूरा ज्ञान नहीं रहा होगा, इसी कारण से इन शब्दों के साथ भारतीय संविधान की आलोचना की गई है।
ओके दोस्तों, चलिए इसी के साथ में हमारा सेशन होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन जो दोस्तों होगा वो होगा संविधान के की विशेषताओं पर। तो ये संविधान की विशेषताओं वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक हमारी क्लासेस अब कंटिन्यू रहेगी। बीच में हम बता दूं, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बीच में अभी माइक्रो इकोनॉमी के सेशन चल रहे थे दोस्तों, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए, मुश्किल से 5-7 दिन के लिए जो है माइक्रो इकोनॉमी का सेशन अभी बंद रहेगा। रीजन है उसके पीछे, उसकी पीपीटी तैयार नहीं हो पा रही है, कुछ कारण है। पीपीटी जो टीम देखिए हर सब्जेक्ट की, कुछ सब्जेक्टों को अलग अलग टीम तैयार करती है यहाँ पर पीपीटी को, तो इस कारण से क्या दोस्तों कि जो माइक्रो इकोनॉमी वाली टीम है वो अभी रेडी नहीं है इसको बनाने के लिए, तो अभी शायद 4-5 दिन लग सकते हैं उसमें। तो जब तक उसकी पीपीटी बन नहीं जाती तब तक दोस्तों भारतीय संविधान वाली सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, और कोशिश तो हमारे साथ यही की जा रही है कि दोनों को ही कंटिन्यू कर ले, लेकिन दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों का लोड है, अभी तीनों क्लास को, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।